हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडसेट। स्वागत है आपका हमारे इस चैप्टर के अंदर। क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर हमारा चल रहा है अभी कंटिन्यूटी में, उसके सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन जो है क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अब हमने देखा कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बहुत जो यूरोप की सारी कंट्रीज के अंदर स्प्रेड होने लगी है। तो हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, बाकी और जो है यूरोपियन कंट्रीज है उनमें किस तरीके से नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है। तो उसी में हम कॉन्टिन्यूएशन में एक चीज देखते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में। तो जर्मन यूनिफिकेशन की हम लोग जब बात कर रहे हैं उसमें चीजें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है बहुत सारी कोशिशें चली जा रही है। उन्होंने जो है 1848 से तो है रेगुलर उन्होंने कोशिश जारी कर दी थी। तो वो 1848 का जो लिबरल रेवोल्यूशन है, हमने जो भाई जो रेवोल्यूशंस ऑफ हम बात कर रहे हैं, जो लिबरल वहाँ के थे वो लोग जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज क्लैरिटी लेंगे कि आखिर वो रेवोल्यूशन था क्या। वो चीज़ें आज हम लोग क्लास में समझ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो कि चाह रहे थे जर्मनी को यूनिफाइड करवाना। क्लियर? अब हम लोग आगे चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं। हमेशा पता है रेवोल्यूशन हुआ है तो लोगों ने एकजुट हुए हैं, एकजुट होकर उनका एक कॉमन कोई ना कोई पॉइंट है। अब वहाँ पे कॉमन पॉइंट है कि 10 तरीके से बाकी जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक हमें देखने को मिल रहा है कि स्प्रेड हुई थी, एक नई फीलिंग निकल के आई थी कि मोनार्की ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हराया ना जा सके, मोनार्की भी हार सकती है। जब ये चीज लोगों को समझ में आई तो सबको लगने लगा कि नहीं यार, हम मल्टी डायनेस्टिक रूल में हम बटे हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो एक कंट्री है उसको यूनिफाइड करना पड़ेगा, जहाँ का होलसोल एक राजा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते ही डायनेस्टी बदल जाती है और सब चीजें बदल जाती है। इसी के चलते है जो है अब जो लिबरल्स हैं वहाँ के वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एक नेशन स्टेट बन जाए। तो नेशन स्टेट है तो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम मिल जाए, हमें हमारा कोई एक लीडर हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा इंट्रो। अब आगे चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब लोग हम जब बात करते हैं कि एक नई लहर चल पड़ी है जिसमें सब लोग जो है चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी एक नेशन स्टेट बन जाए, उसके अंदर क्या है, हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने बात करी, हमने क्लास 9th में पढ़ा है, उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि जो थर्ड एस्टेट था उसके अंदर से एक नया जो है इमर्ज होकर हमारे सामने क्लास आती है जिसको हमने मिडिल क्लास कहा था। ठीक है, मिडिल क्लास ऐसे लोग थे जो ना मतलब ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है, बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखते हैं तो पीजेंट से थोड़े पैसे वाले हैं, एजुकेटेड है, और प्लस जो है अब वो स्कॉलर्स के साथ में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बाहर के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो ऐसा जो मिडिल क्लास था ना, उसने यहाँ पे जो है वो बाहर निकल के आते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि अब जर्मनी को हमें यूनिफाइड कराना है। तो हम लोग देखते हैं 1848 में क्या है, एक रेवोल्यूशन जो है एक एजुकेटेड, हम लोग बात करते हैं मिडिल क्लास जो है उसके अंडर में चालू होता है। अब हमने कहा ऐसे सारे के सारे मेन एंड वुमेन जो कि लिबर्टी चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारा जो कंट्री है वो एक नेशन स्टेट बन जाए, वो लोग क्या करने में लगे हुए हैं कि जो ऐसे सारे के वजह से मेन और वुमेन है जो कि कौन से लिबरल मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक नेशन स्टेट जो है बन जाने चाहिए। अब नेशन स्टेट बनना चाहिए तो उसके लिए कुछ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स भी होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब हमारा एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, हम हमारी पार्टीज वगैरह बना सकें, ये सारी फ्रीडम हमें होनी चाहिए। मोनार्की जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन सकती है, लेकिन मोनार्की टोटल यहाँ पे नहीं रूल कर सकती है। तो यहाँ पे यही फीलिंग लेके जो जर्मनी के ऐसे लोग सारे के सारे जो ऐसे थोड़ा सा मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, वो लोग उनके पास थोड़ा पैसा है, वो बाहर के इवेंट से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, बाहर के देशों में जो जो चीज़ें हो रही है ना वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। ऐसे सारे लोग क्या है इकट्ठा हो चुके हैं और वो लोग अब चाहते हैं कि जर्मनी का निर्माण करना चाहते हैं और या यूनिफाइड कराना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की तरफ जाएंगे तो कि हम एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं और हमें एसोसिएशन की पूरी फ्रीडम चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब उन्होंने आगे क्या किया है देखिए, ये तो एक थॉट था उनका कि हमें ये चीज चाहिए, फिर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया है वो चीज देखते हैं। एक अब उन्होंने क्या किया है, एक लार्ज नंबर में ना, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन कम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट। अब वो लोग क्या है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बने हुए थे ना जर्मनी के, उन सब वो सब एक जगह इकट्ठे होते थे। ठीक है, कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में। अब वो किसके लिए हुए हैं, ताकि हम एक जर्मन नेशनल असेंबली बना सकें, मतलब उसकी वोटिंग के लिए इकट्ठे हुए कि सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन एक जगह आ गए, बोले हम एक हमारी असेंबली बनाएंगे, उसका नाम होगा जर्मन नेशनल असेंबली। जिस तरीके से वहाँ पे नेशनल असेंबली बनी थी फ्रांस में, उसी तरह वो भी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं ताकि हम हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। अब आ जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भी डेट क्या है।
डेट देखते हैं 18 मई 1848 का दिन था वो। उस दिन वहां पे क्या है, ऐसे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये जो ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेटिव्स की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से आए, वो आए हैं फ्रैंकफर्ट में जो वोटिंग हुई थी जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, उसमें से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब मिलते हैं। वो बोलते हैं हमारे इलेक्शन हो चुके हैं, हमने एक हमारी जर्मन नेशनल असेंबली बना ली है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा होगा कि हमने हमारी तरफ से सब चीजें कर ली, अब हमें मुनार्की को कन्विंस करना है, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अब हमने कहा अब आगे चीजें देखते हैं हम लोग। ऑन 18 मई 1848, क्योंकि 1848 रेवोल्यूशन है, इसको रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कहा जाता है। इसमें से 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सबके सब क्या करते हैं, एक साथ मार्च करते हैं टू टेक देयर प्लेसेस। अब हमने कहा इलेक्शन हो गए, हमें पोजीशन मिल गई है, पोजीशन के लिए हमें वहां पे पार्लियामेंट में जाके जाना पड़ेगा, हमारी पोजीशन लेनी पड़ेगी ना। तो अब वो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, वो कहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं, जो सेंट पॉल जो चर्च है वहां पे वो लोग जाते हैं, ताकि ये जो हमने जर्मन नेशनल असेंबली बनाई है उसको हम, हमारी जो प्लेसेस है, हमारी जो जगह है, हम ले सके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो ये यहाँ से निकल गए, इनको तो बहुत अच्छा सोच रखा है, बड़े खुश हैं कि हमने इलेक्शन करा लिए, जर्मन नेशनल असेंबली बना ली, अब हम लोग पार्लियामेंट में भी हमारी जगह ले लेंगे, आगे से हम जो है सारे हमारी पॉलिसीज जो बनानी है, लॉज बनाने हैं, हम खुद बनाएंगे, हम जो है यूनिफिकेशन कर लेंगे। मतलब बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे जाके जो है इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी है। आगे हम लोग देखते हैं, वो लोग सब वहाँ पे चले गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ड्राफ्ट कर लिया जाता है। अब उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, जैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंडर रह के वहाँ का राजा राज करेगा, जो चीजें हैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा, ऑटोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है सारे लॉज जो है एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे भी यही बात कहेगी, जर्मन नेशनल असेंबली बन गई, उन्होंने कहा फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है उसमें अपने प्लेसेस ले ली, अब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, और बोले मोनार्की की इसमें प्लेस है, मोनार्की को बोल रहे हैं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं, सारा रूल जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई इसमें। हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। अब है द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू फ्राइडरिच विल्हेम IV, king of Prussia, but he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि खुद तो जो है प्रूशिया का जो किंग है उनका नाम है फ्रेडरिच विल्हेम IV। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें याद कर लेना है कि एक तो हमें क्या करना है, जो हमारी डेट है हमें याद रख लेनी है कि 18 में 1848 को हुआ था। ये कौन सी पार्लियामेंट बनने वाली है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात की जा रही है, कौन से वाली जगह पे, सेंट पॉल जो चर्च है उसके अंदर। ठीक है, ये सारे की पॉइंटर्स इसके अंदर हो गए। फिर हमने बात की कि जो ये प्रेसिडेंसी जो रहती है वो किसकी है, यहाँ पे जो है फ्राइडरिच विल्हेम IV है ना, जो कि किंग ऑफ रूशिया है। ठीक है, किंग ऑफ रूशिया जो है उसको बोला जाता है कि सर आप क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाइए आप यहाँ पे, और सारी जो है आप मोनार्क राजा रहेंगे आप, बट आपको काम कैसे करना होगा, जो ये ड्राफ्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। यहाँ तक सब चीजें, लेकिन जो हमारे जो फ्राइडरिच विल्हेम साहब है ना, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं किसी भी हालत में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को नहीं मानता हूँ। हम हमेशा से जो ऑटोक्रेट रहे हैं, हम लोग जो है हमारी मोनार्की रही है, हम क्यों ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करना पड़े, हमें कोई सजेशन दे सके, हमें कोई एडवाइस दे सके। ये देखिए ये बिल्कुल सही बात है, कोई राजा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे को कोई एडवाइस देने वाला हो। राजा का मतलब ये होता है कि वो उसकी खुद की होती है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे विल्हेम IV बिल्कुल मना कर देता है कि मैं इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। खुद तो मना करता है, जो करता है ये साथ में जो अदर जो राजा और भी वहां पे आए हुए होते हैं उन सबको साफ मना कर देता है कि हमें जो इलेक्टेड असेंबली है इनकी जर्मन नेशनल असेंबली, उसको हमें अपोज करना है। तो यहाँ पे पूरा जो वो सपना जो लेके आए थे बेचारे, वो सारा का सारा यहाँ पे इनका फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो पूरा है, इसमें जो मोनार्की है पूरी तरीके से जो है उसको अपोज कर देती है कि हम इस तरह की जनरल नेशनल असेंबली को नहीं मानते हैं। मोनार्की जैसे चली आ रही थी इतने सालों से उसी तरीके से चलेगी, हम किसी तरह के नेशनलिज्म को या यूनिफिकेशन को हम जो है अपोज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई। The constitution drafted for German was headed by a monarchy subject to a parliament. The crown was offered to Friedrich Wilhelm IV, the king of Prussia, but he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. अब वो साफ साफ मना कर देता कि हम किसी भी तरह के इलेक्टेड असेंबली को हम जो है मानने को तैयार ही नहीं हैं।
द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो इसके मतलब यहाँ पे तो मोनार्की फेल कर देती है, लेकिन जब हम इस बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, मिडिल क्लास जो है डोमिनेट करती है इस पार्लियामेंट में। और इसके अंदर आप बात करोगे ना, इसमें पूरी की पूरी जो है वुमेन्स भी पार्टिसिपेशन पूरा देती है, क्योंकि सब चाहते हैं यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चीजें देखी कि राजा एंड में जाके मना कर देता है, लेकिन जो फॉर्मेशन हुआ था इसका पार्लियामेंट का, जर्मन नेशनल असेंबली का, इसमें जो है मिडिल क्लास इसको डोमिनेट कर रही थी, और जो लिबरल मूवमेंट है उसमें वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतलब बहुत अच्छे के लिए चीजें करी गई, सब चीजें उन्होंने करी, इलेक्शन करवाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, बट एंड में पहुंचते पहुंचते जहां पे रिजल्ट आना था ना, वहां रिजल्ट में इनको फेल कर दिया गया था। तो मतलब इतने दिन की इनकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है। अब हम चीजें देखते हैं हमारी, अब हमने देखते हैं कि वुमेन्स ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे यूनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन यूनिफिकेशन जो है मोनार्की की वजह से हो जाता है फेल। फिर इसके अंदर जो हम देखते हैं वुमेन्स भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है पूरी, वो अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाती है। फिर वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, जो फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी रहती है, डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ठीक है। बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द, लेकिन देखो वही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला केस, पूरा काम करवा लिया गया वुमेन्स के साथ में, और एंड में क्या बोला गया, तुम्हें जो है वोटिंग का राइट ही नहीं है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन्स के साथ में हुआ ना, तो सेम चीज यहाँ पे रिपीट की गई, यहाँ पे भी जो है उनको जो वोटिंग राइट नहीं दिए गए। जब जर्मन नेशनल असेंबली जो फॉर्म हो रही थी, उस टाइम में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें वुमेन्स को जो है सफरेज नहीं था, तो ये सारे के सारे राइट्स इनसे ले लिए गए थे। मतलब इतना मेहनत करने के बाद में एंड में आपको क्या किया जाता है कि हाँ आप तुम मेहनत करो पूरी, लेकिन तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो सेम ये चीज फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी वुमेन्स के साथ हुई, और सेम जो है यहाँ पे जो ये रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है इसमें भी नहीं हुई। यानी कि जो मेहनत है उसमें बराबर है, लेकिन जब कहीं पे पोजीशन लेने की बात आ रही है, पोजीशन में हमेशा जो है मेंस को आगे रखा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये चीजें देखी है कि जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स था वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। पूरी मेहनत की जाती है, सब लोग जो है जनरल नेशनल असेंबली के लिए जो इलेक्शन भी करवाते हैं, 18 मई 1848 को इलेक्शंस भी होते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग जो है सारे 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सबके सब जाते हैं वहां पे कि हम लोग हमारी प्लेसेस लेंगे वहां पे सेंट पॉल चर्च के अंदर। लेकिन वहाँ पे सब चीजें हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका है, उसको बोला गया है जहाँ पे मोनार्की के सामने ये प्रपोजल रखा गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाइए, वहीं पे वो अपोज कर देती है। और इस बात से वो मतलब पूरी तरह से जो मतलब होता है ना लिबरल्स का रेवोल्यूशन, वो बिल्कुल फेल हो जाता है यहाँ पे। तो ये सक्सेसफुल नहीं रहता। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब अटेम्प्ट तो बहुत किए जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल जो होता है ना कि रिजल्ट तक पहुंचने वाला ये अटेम्प्ट था। हम अब जो बात करते हैं कि क्या यूनिफिकेशन हुआ ही नहीं क्या जर्मनी का? नहीं, यूनिफिकेशन हुआ है। आज हमें जो हमारी जर्मनी दिखाई दे रही है, मतलब जो जर्मनी दिखाई दे रही है वो ऐसी की ऐसी बनने में एक पूरा प्रोसेस लगा है। तो नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे, हम उस टाइम में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे। ये वाला तो था कि रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो कि फेल हो जाता है, ये अटेम्प्ट था कि जर्मनी को यूनिफाइड करने का, बट ये अनसक्सेसफुल रहता है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है उनके बारे में। तो ऐसे और ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।